स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बार फिर ये वर्ल्ड खत्म हो चुका है। जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे, मूर्तियां गिर रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आसमान से बिजलियां गिरती है, कोई कहता है भागो, और एक बच्चा रो रहा था और वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, और कोई कहता है इस रास्ते से मत जाओ, इधर से जाओ। सब जगह क्योस मचा हुआ था, ग्राउंड पूरा कोलेप्स हो रहा था। एक लाल बालों वाली लड़की किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। वहां पर एक आदमी पहले से ही खड़ा था और क्योस को देख रहा था। तभी वो लड़की उसके पीछे पहुंचती है और कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आखिर ये कितनी कितनी बार हो चुका है। और वो अपने दांत पीसती है और गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसकी तलवार में ओरा इकट्ठा होने लगता है। फिर वो आदमी उसकी तरफ एक अजीब सी स्माइल करता है और पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और कहता है, ये क्या अभी भी कुछ छोटी मछलियां बची हैं? तुम क्या कर रही हो सापित बुढ़िया? मैं तुम जैसी बेकार तुच्छ चीज से नहीं निपटता। हाँ, ये अनोइंग है। वो लड़की उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, मर जाओ, और उस पर हमला कर देती है। फिर उस पर्सन का एक और साथी आते हुए कहता है, आह, ये फिर से, हे, क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं? और वो ये स्माइल करते हुए कहता है। फिर हमारी एमसी कहती है, वर्ल्ड को बचाने की एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने ये सोचा था, बस थोड़ा सा और ये बास्टर्ड, वो इतना कहती है कि किसी की आवाज आती है, ओह माय, तुम्हारा चेहरा तो बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद है, मैं इसे और भी अडोरेबल बना देता हूँ। और हमारी एमसी उसके सामने तलवार लेकर खड़ी होती है और फिर वो कहता है, जब तक कि तुम मेरे आगे भीख ना मांगने लग जाओ मदद की। फिर कोई कहता है, क्या अभी तक तुम मरी नहीं? ये एक ह्यूमन के लिए टफ है कि वो हमारे आगे टिक जाए, लगता है तुम फन कर रही हो। मैं भी और नहीं चाहता, वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, और अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और डीमंस का खाना बन जाओ। फिर वो कहते हैं, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और मन में ही कहते हैं, रुक जाओ, मत करो। फिर वो कहती है कि आखिर तुम हर चीज डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हो? फिर वो उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहता है, क्या इसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत है? फिर वो उसके चिन्ह पर कट लगाते हुए कहता है, ये सिर्फ फन के लिए था, सिर्फ फन। तो फिर वो उसे मार देता है। फिर हमारी एमसी कहती है, हमेशा वर्ल्ड ऐसे ही फॉल हो जाता है, टूट जाता है। फिर हमें एक बेबी दिखाया जाता है और वो उस बेबी के शरीर में आ गई थी, उसका रिग्रेस हो चुका था। वो कहती है, बाय द वे, यहाँ भयंकर ठंड है। फिर वो सोचते हैं, वेट, क्या मैं बाहर हूँ? फिर वो कहती है, अब मैं फिर से कहाँ आ गई? फिर हमें एक बंदे के पैर दिखाए जाते हैं और वो कहता है, वो ये क्या चीज है? फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। और वो कहती है, ये आवाज बिहान वोल्फे, और ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, ये वही दुश्मन होता है जिसने उसे पास्ट लाइफ में मारा था। फिर वो कहती है, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, और हाँ, अब तुम मुझे यहीं मार डालोगे, है ना? फिर वो उसे उठाता है और कहता है, ये चीज यहाँ कौन छोड़ गया है? फिर वो सोचती है, तुमने क्या कहा बास्टर? ये चीज मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। फिर वो वहाँ करती है और वो कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, हाउ फैसिनेटिंग। फिर उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। फिर वो कहता है, तुम एग्जैक्टली हमारे लॉर्ड की तरह दिख रही हो, और उसके वाइट बाल और प्यारी सी रेड आईज होती हैं। फिर वो सोचती है, ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर ये सच है, फिर वो कहते हैं, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? और भारी तो लगेगा ही, ऐसे जो पकड़ रखा है बच्चे को। फिर वो कहती है, मेरी बॉडी भी कुछ अजीब लग रही है। और फिर वो कहती है, और ये क्या, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? फिर वो सोचती है, और ये जगह, ये भी कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे।
फिर वो कहता है बिहान तुम क्यूट दिख रही हो, क्या न्यूबॉर्न बेबीज सारे ही ऐसे होते हैं? फिर वो चौंक जाती है और कहती है क्या न्यूबॉर्न बेबीज? मैं जितनी भी बार रिग्रेस हुई हूँ तो मैं जवान थी और ये एक इरेगुलर फिनोमिना था और वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के कुछ ही सेकंड पहले मैं रिग्रेस होती थी, पर कई बार मैं कई महीनों पहले भी रिग्रेस हो जाती थी। फिर वो सोचती है और उससे अलग, फिर वो चौंकते हुए कहती है मैं दुश्मनों के बेस के आगे हूँ। स्टार्टिंग में एमसी कहती है 1000 रिग्रेशन के बाद मैं अब एक न्यूबॉर्न बेबी बन चुकी हूँ। फिर विहान एमसी को अंदर ले जाता है जहाँ पर आसपास सर्वेंट्स खड़े हुए थे और हमारी एमसी कहती है डैम इट, पर विहान को कुछ और ही सुनाई देता है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बाहर ठंड लग रही होगी, तुम जम गई होगी, चलो अब अंदर चलते हैं। और वो उसे लेकर अंदर आ जाता है और वो कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कोई मुझे पुलिस को एक लगेज के टुकड़े की तरह उठाए हुए है। और यहाँ पर हमें हमारी एमसी का नाम पता चलता है जो होता है ब्लिस, और ये उसकी पास्ट लाइफ का नाम है। फिर वो कहती है बिहान तुम गुंडे कहीं के, तुम देखना। फिर कोई पर्सन बिहान को कहता है सर बिहान आप कुछ देरी से आए हैं। तब बिहान कहता है ओह निक, और ये होता है निजरेक जो इस मेंशन का बटलर है। फिर निक कहता है सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या है? फिर बिहान ब्लिस को उसके आगे लाते हुए कहता है एक बच्चा। बिहान ब्लिस को निक के मुंह के आगे लाके कहता है क्या तुम देखना चाहोगे? फिर निक ब्लिस की आंखों को देखते हुए कहता है इसकी आंखें। तभी बिहान कहता है राइट एनीवेज लॉर्ड अभी क्या कर रहे हैं? निक कहता है लॉर्ड अभी नहा रहे हैं, पर क्या आप शायद इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? लॉर्ड का नाम सुनते ही ब्लिस को अचानक से कुछ ट्रिगर होता है और ब्लिस कहती है उस बास्टर्ड के लॉयल सबॉर्डिनेट्स लॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी जो हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कम से कम 10 साल बीत जाने पर ही मैं अपनी ताकत का अच्छे से यूज कर सकती हूँ, अगर मैं बड़ी होने से पहले उसका सामना करूंगी तो। और ये सोचते ही उसे अपनी पिछली मौत याद आ जाती है और वो अपने मन में कहती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अगर मैं फिर मर गई तो और भी छोटी हो जाऊंगी। और ये सोचते हुए वो अपना हाथ हिलाने लगती है। निक उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और ब्लिस सोच रही होती है क्या होगा अगर तब मैंने जन्म भी ना लिया होगा तो मैं इस टाइम नहीं मर सकती। और ये सोचते हुए वो निक की अंगुली पकड़ लेती है जिससे निक हैरान हो जाता है और वो बिहान से कहता है सर बिहान देखिए बेबी ने अभी मेरी अंगुली पकड़ी। बिहान कहता है क्या बस तुम्हारी? क्यों? निक कहता है बेबी का छोटा और सॉफ्ट है। फिर वो एक आंख खोलकर देखती है। फिर बिहान कहता है मेरी भी पकड़ो मेरी भी। फिर वो सोचती है शायद यही तरीका हो सकता है जिससे मैं सरवाइव कर सकती हूँ, हो सकता है ये तरीका काम कर जाए, अभी के लिए मैं वो करूँ जो मैं कर सकती हूँ। और खुश होते हुए सोचती है कि हो सकता है ये मुझे जिंदा छोड़ दे अगर मैं ओबीडिएंट बन नहीं रहूं तो। और बिहान की अंगुली पकड़ लेती है जिससे बिहान भी खुश हो जाता है और बिहान निक से कहता है देखा लगता है बेबी मुझे पसंद करती है। निक कहता है बेबी ने मेरी भी अंगुली पकड़ी थी सर बिहान। फिर ब्लिस को अपनी पास्ट लाइफ वाला बिहान याद आता है जो उसे कह रहा होता है तुम अभी भी कैसे टिकी हुई हो ब्लिस, ये और भी दर्द देने वाला है ना? और ब्लिस अब अपने इस लाइफ के बिहान को देखती है जो कह रहा होता है इसने मेरी भी उंगली पकड़ी, मैं कितना पापी हूँ। सोचने की बात है पर ये मैं अभी भी बच्चों के बीच पॉपुलर हूँ। ब्लिस कहती है ये कितना बड़ा बेवकूफ है, पर बिहान को तो कुछ और ही सुनाई देता है जिससे वो कहता है क्या तुमने सुना? अभी इसने कहा देखो मेरे भाई की तरफ। फिर ब्लिस कहते हैं मैं इस तरह के गुंडे से कैसे हार सकती हूँ। फिर बिहान एक रूम में जाता है और कहता है माय लॉर्ड इस तरफ देखिए ये एक बड़ी खबर है। वहाँ एक पर्सन होता है जो तौलिए से अपना सर पहुंच रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो होता है वेरन वुल्फे, स्वॉर्ड ऑफ द ब्लैक सी का एक मेंबर। तुम हमेशा ही ऐसे ही एक्टिंग करते हो, थोड़े मैनर्स रखो। और बिहान कहता है रास्ते से हटो मुझे अभी ये बेबी लॉर्ड को दिखाना है। फिर ब्लिस कहती है यही है वो जिसने पिछली लाइफ में मेरी जान ली थी और वो फीलिंग मुझे अभी भी अच्छे से याद है। फिर ब्लिस कहती है ये कोई ऐसा नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। वेरेन उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। ब्लिस सोचती है क्या अभी मैंने कुछ गलत देखा, इसने अभी स्माइल किया मुझे देखकर। फिर बिहान कहता है वेरेन क्या तुम्हें एक अमेजिंग चीज दिखाऊं? बेबी ने मेरा हाथ पकड़ा
और ब्लिस को अपना हाथ देते हुए कहता है चलो मेरा हाथ पकड़ो, और बेचारी बेबस होकर उसका हाथ पकड़ ही लेती है और कहती है नहीं, यही है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे जब मैं मुसीबत में होंगी। फिर बिहान कहता है हे क्या तुमने देखा, तुम जेलस हो है ना, मुझे पता है तुम जेलस हो। फिर वेरेन ब्लिस को देखते हुए सोचता है मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरा हाथ पकड़े, पर बिहान कहता है और बेबी की तरफ तो देखो, पर बिहान की नज़र तो उसके हाथों पर ही टिकी होती है। फिर बिहान कहता है ये लॉर्ड से मिलती है ना। फिर वेरेन कहता है अब तुमने ये कहा है, वे दोनों सेम दिखते हैं। फिर ब्लिस सोचती है ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों अंधे हो गए हैं, ये इम्पॉसिबल। इतना कहती है कि वो अपना चेहरा आईने में देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है ये कौन है। तब एक दरवाजा खुलता है और वो कह रही होती है ये फेस तो इतना सोचती ही है कि वो किसी को देखकर हैरान हो जाती है जिसकी आंखें लाल और वाइट बाल थे उसी की तरह। ये बास्टर्ड ये एम्पायर का ड्यूक है और डीमन रेलम का किंग है, जो दुनिया को उसके अंत तक ले गया था और जो दुनिया के अंत का कारण है। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जिसका नाम है एड्रियन लूकस ब्रेंडेट। ब्लिस कहते हैं लूकस वो मेरे सामने है। फिर लूकस ब्लिस को देखते हुए बिहान से कहता है ये क्या है। बिहान कहता है आप ना जानने का दिखावा कर रहे हैं ना। वो ब्लिस को लूकस के मुंह के आगे करते हुए कहता है आपने हमें बताया तक नहीं कि आपका एक बच्चा है। ब्लिस घबराते हुए कहती है बिहान यू पंक, उसे बिना बात के प्रवोक मत करो। बस इसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसके आगे से निकल जाता है। बिहान कहता है आप शर्मा रहे हैं ना, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमें ये पता ना चले क्योंकि आप दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहे हो। लूकस खतरनाक तरीके से कहता है इसे बाहर फेंक दो और बकवास बंद करो, और ये सुनकर वेरन भी चौंक जाता है। फिर बिहान कहता है बाहर फेंक दो, इससे आपका क्या मतलब है, ये छोटी बेचारी बच्ची बाहर पूरी रात कैसे बिताएगी जबकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड है। फिर ब्लिस लूकस को गाली देते हुए कहती है तुम इतने नॉर्मल तरीके से शांत होकर कपड़े कैसे पहन सकते हो, जैसे कि तुमने कुछ अजीब कहा ही नहीं है। वॉट अ रूड जर्क, तो क्या हुआ अगर तुम एक डेविल हो। फिर वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है अगर ऐसा ही है तो। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लग जाती है और वो देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहती है तो ये इस तरह बाहर आएंगे, और इससे इसका मतलब है जो वो रियल में वर्ड सोच रही है उसके उल्टा बच्चों वाले शब्द बाहर निकल रहे हैं। और वो कहती है चलो अब मुझे तुम्हारा गला घोटने दो, जिससे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंक दो। और ये देखकर लूकस कहता है ये क्या कर रही है। फिर वेरन कहता है शायद ये आपको हक करना चाहती है। फिर लूकस उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो सोच रही होती है मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं जन्म लेते ही मतलब रिग्रेस होते ही मर जाऊं। प्लीज अगली बार मैं अपनी माँ के पेट में ही ना रिग्रेस हो जाऊं। और ये देखकर वो शौक हो जाती है कि लूकस ने अभी मुझे हक किया। फिर लूकस कहता है मैंने जो भी पहले कहा वो मैं वापस लेता हूँ। फिर बिहान खुश होते हुए कहता है मुझे पता था लॉर्ड ऐसा बेकार डिसीजन कभी नहीं ले सकते। वेरन कहता है अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें इसे डॉर्मेटरी में रखना चाहिए। फिर बिहान कहता है मुझे पता लगाना है कि इसकी आंखें लाल क्यों हैं, मैं मेंशन में बाद में देखूंगा तुम्हें। फिर ब्लिस सोचती है अभी ये क्या हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी खुशियाँ, मेरी सब सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब क्यों ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। और ये सोचकर ब्लिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लूकस की बाहों में सो जाती है। और अब से हम ब्लिस को एलेनोर बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पर लूकस ने उसे एलेनोर नाम दिया है। फिर ब्लिस की आंखें एक बिस्तर पर खुलती हैं। फिर उसके आसपास की मेट्स कहती हैं आप उठ गई लेडी। फिर एक मेट कहती है क्या वो सच में सर लूकस की बेटी हैं। दूसरी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और एलेनोर कहती है ये बेकार रिग्रेशन, क्या मैं छोटी बॉडी में रिग्रेस होती हूँ तो क्या मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी एंजाइटी से ही मैं आसानी से थक जाती हूँ और अब सोने का समय हो गया है। फिर एक मेड कहती है चलो चलो अब आप सब बाहर इंतजार कीजिए क्योंकि मिस थक चुकी होंगी तो मैं इन्हें सुला कर आती हूँ, आप मेरा बाहर वेट करिए। फिर वो कहती है हेलो मिस एलेनोर, मेरा नाम मार्शा है, ये मेरे लिए होनर की बात है कि मैं आपको सर्व करूंगी, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी मिस। फिर मार्शा एलेनोर के सर पर हाथ रखती है और एलेनोर सोच रही होती है तो वो एक ड्रीम नहीं था। और वो उस टाइम को सोच रही होती है जब लूकस ने उसे नाम दिया था और वो कहती है मुझे अभी भी नहीं पता कि वो सोच क्या रहा था उस समय। फिर मार्शा कहती है ये पहली बार है कि कोई आप जैसा इस स्टेट में आया है।
क्योंकि यूजुअली बाकियों को डॉर्मेटरी में भेज दिया जाता है। मैं सरप्राइज थी कि सर ने ऐसा डिसीजन बनाया। मैं खुश हूँ सच में, और थोड़ी चिंता भी है मुझे। एलेनोर कहती है, डॉर्मेटरी? हाँ, यहाँ पर एक डॉर्मेटरी भी है जहाँ शेल्टर दिया जाता है उनको जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है या फिर जो ऑर्फन्स हैं। यहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहाँ उन बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको वेपन चलाना सिखाया जाता है और वो बड़े होकर ह्यूमन वेपन्स बन जाते हैं लूकस के लिए, जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता उसे मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। फिर मार्शा एलेनोर के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं आपको अच्छे से बड़ा करूंगी। अगर आप बहुत ही प्रिटी और लवली बड़ी होंगी, अगर लॉर्ड आपको पसंद करने लग जाएंगे तो आपको उस स्कैरी प्लेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एलेनोर कहती है, यहाँ तक जा रही हो जबकि मैं तुम्हारी बेटी भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? और वो उसे देखने लगती है और किसी पर्सन की परछाई एलेनोर को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में एलेनोर कहती है, मुझे यहाँ आए हुए 1 वीक हो चुका है। हाँ, व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। मैं चाहती हूँ कि टाइम जल्दी से गुजर जाए ताकि मैं बड़ी हो जाऊं और लूकस को जल्दी से मार दूं। ये टाइम आराम से बैठे रहने का नहीं है। मैं अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं जल्दी से अपनी पावर अवेक कर लूं, पर मुझे एक ट्राई करना चाहिए। इनहेंस परफेक्शन, ये वो पावर है जो मुझे एबल करती है कि मैं दूर बैठे ही दूर की चीज़ें देख सकूं और सुन सकूं। मैं इसमें एबल हूँ कि मैं इस स्टेट के अफेयर्स अभी देख सकती हूँ और शायद मैं लूकस के सीक्रेट्स भी जान सकती हूँ। फिर वो अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है, चलो देखते हैं। और थोड़ा सा और तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और एलेनोर कहते हैं, वेरेन। और वेरेन उसे देख रहा होता है और एलेनोर सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तभी वेरेन उसकी तरफ अपनी अंगुली बढ़ाता है। एलेनोर सोचती है, कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ और ये एक ऐसा आदमी है जो मुझे अपनी एक उंगली से मार सकता है। फिर एलेनोर सोचती है, जिससे पहले कि मैं मर जाऊं उससे पहले मैं इसकी एक उंगली तो तोड़ ही सकती हूँ। और वो अपना हाथ ऐसे बढ़ाती है जैसे कोई टाइगर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो उसकी उंगली को पकड़ लेती है। फिर वो अपनी एक आंख खोलकर देखती है और सोचती है, क्या मैं मरने जा रही हूँ? पर वेरन का एक्सप्रेशन तो कुछ और ही होता है। फिर वो सोचती है, इसके फेस को क्या हुआ? जरूर वो शॉक हो गया होगा मेरी ग्रिप की स्ट्रेंथ को देखकर, और वो उसके मन में ही होती है, रुको, मैं अपनी ग्रिप और ज्यादा टाइट नहीं कर सकती, मुझे नींद आ रही है, और वो वहीं सो जाती है। फिर वेरन बाहर आ जाता है और सोचता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या ऐसा इसलिए कि वो लॉर्ड को बहुत ज्यादा ही रिसेंबल करती है? मैं उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता जैसे मैं दूसरे बच्चों को करता हूँ। फिर वेरन पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ वियान कहता है, माय लॉर्ड, क्या मैं इसे डॉर्मेट्री में छोड़ दूँ? और लुकस कहता है, नहीं, ये यहीं रहेगी। और ये वो सीन है जो हमें नहीं दिखाया जाता। वेरन को कोई कहता है, कहाँ गए थे तुम? सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहां पर लुकस खड़ा था। और वेरेन सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहां पर लुकस खड़ा था। लुकस वेरेन से कहता है, मेरे सवाल का आंसर कहाँ है? फिर वेरेन सर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मैं एलेनोर को देखने गया था। लुकस कहता है, क्या तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते हो? वेरेन कहता है, हाँ, क्योंकि वो आपकी तरह दिखती है माय लॉर्ड। फिर लुकस कहता है कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो कैरेहा के प्लान का हिस्सा नहीं है। फिर वेरेन कहता है, मैं अपनी आंखें उस पर बनाए रखूंगा माय लॉर्ड। फिर वेरेन कहता है, मैं इसके बारे में इतना विचारहीन कैसे हो सकता हूँ? करेहा की एक्सीडेंस ही लॉर्ड के खिलाफ धमकी है। उसका सडनली अपीयर होना, हो सकता है वो करेहा द्वारा भेजी गई एक स्पाई हो। फिर वेरेन उसके नाम के बारे में बताते हुए कहता है, एलेनोर, जिसका अर्थ ही है डोमिनेशन यानी प्रभुत्व। फिर नेक्स्ट सीन में कोई दरवाजे पर गुड्डा फेंकता है और वो होती है हमारी एलेनोर, जो बैठ सके इतनी बड़ी हो चुकी है। फिर बिहान कहता है, तो तुम कह रही हो कि मैं इसे घोड़े की सवारी के लिए नहीं ले जा सकता? फिर माशा कहती है, सर बिहान, मिस एली को अभी थोड़ा और बड़ा होने की जरूरत है घोड़े की सवारी करने के लिए, और आज से हम इसे एली ही कहेंगे क्योंकि इसका निक नेम एली है। और बिहान कहता है, कितना और टाइम? क्या 1 वीक चलेगा? फिर माशा कहती है, बहुत वक्त लगेगा। बिहान कहता है, तो फिर अगले साल? फिर एली कहती है,
मैं ये और नहीं सुन सकती। और वो अपना हाथ खड़ा करके कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। और ये देखकर माशा शौक होते हुए कहती है, मिस एली, क्या आप कह रही हैं कि आपको टॉयलेट जाना है? ओ, हमारी एली कितनी स्मार्ट है। फिर हमारी एली कहती है, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई, ये रो क्यों रही है इस बात पर? फिर माशा उसे खुशी से उठाते हुए कहती है, मैं सच में खुश हूँ, पर आप इतनी जल्दी बड़ा मत होइए, क्योंकि अभी मुझे लंबे वक्त तक आपके डायपर चेंज करने हैं। और एली खराब सा मुंह बनाते हुए कहती है, पर मैं ये नहीं चाहती। माशा कहती है, मुझे आपके लिए फ्रेश डायपर्स लेके आने चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में एली कहती है, मुझे पता है वो मुझे बहुत ज्यादा अडोर करती है, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन मेरा डायपर चेंज करें। वो अपने गुड्डे को फेंकते हुए कहती है, मैं वो कुछ भी नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। ये बच्चे की बॉडी कितनी अनकंफर्टेबल है। तभी कोई दरवाजे पर आता है और वो सोचती है, अब कौन है? फिर वो कहती है, हाँ, ये इतनी लापरवाही से स्टेट में कैसे घूम सकते हैं? इन्हें पता होना चाहिए कि मैं एक अभी कमजोर छोटी सी बच्ची हूँ। क्या इन्हें नहीं पता ये सब? फिर उसका पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें लाल बालों वाला लड़का कह रहा होता है, हमारे साथ क्या गलत है? क्या तुमने फाइनली गिव अप कर दिया? तुम वैसे अटैक क्यों नहीं कर रही जैसे तुमने पहले किया था? फिर दूसरा कहता है, देखो ब्लिस, दुनिया कैसे ब्यूटीफुल तरीके से नष्ट हो रही है। और ये दोनों वही होते हैं। लाल बालों वाले लड़के का नाम बारबेका और लड़की जैसे दिखने वाले लड़के का नाम मिकाइल होता है। बारबेका का निकनेम बाबा है। हाँ, मुझे पता है इसके ऊपर ये निकनेम थोड़ा बेकार लग रहा है, पर फिर भी इसे हम बाबा ही बुलाएंगे। और मिकाइल का निकनेम मिका है। और आपको क्या लगता है, ये आदमी बाबा हो सकता है? मुझे तो यही लगता है। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में।